शुरू करें। जॉन ड्राइडन, फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। इंट्रोडक्शन में जॉन ड्राइडन was a leading English poet, playwright, literary critics, translator of 17th century. He was born in 1631 in नॉर्थम्पशायर, इंग्लैंड। याद रखना ये क्या क्या थे। पोएट थे, प्लेराइट थे, लिटरेरी क्रिटिक्स थे, ट्रांसलेटर थे, और इनका टाइम पीरियड था 17th सेंचुरी, दैट मींस 1600 टू 1700 बिटवीन के बीच में। अच्छा ठीक है ना, तो ये इनका टाइम पीरियड रहा। नो, हाँ, रेस्टोरेशन में, यस, ठीक है। चलिए आगे देखें। यस, अब आती है इनकी अर्ली लाइफ। चलो देखो, अर्ली एजुकेशन, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। तो बर्थ और फैमिली के बारे में सुनो अच्छे से। जॉन ड्राइडन वाज बोर्न इन 1631 in Eldwin, Northamptonshire, England, into a family of modest means. His father, Erasmus Dryden, was a wealthy landowner who served as a justice of the peace. इनके पापा एक बड़े लैंड ओनर थे, जमीन के मालिक, जमींदार, जो न्याय के लिए हमेशा बात करते थे। जॉन वाज द एल्डेस्ट ऑफ 12 चिल्ड्रन, 12 बच्चों में से ये सबसे बड़े थे। फिर inherited his father's landed estate upon his death in 1651। 1654 में पापा जी की मौत होने के बाद ये उसके वारिस बने। बड़े बच्चे को ही मिलता है, बड़ा बच्चा संभालेगा। तो 12 में से सोचो, क्रिकेट टीम खड़ी हो जाती थी घर में ही, क्रिकेट टीम से ज्यादा ही। हाँ, ये तो नहीं बताया, मगर नहीं, एल्डेस्ट बोल सकते हैं, है ना, नहीं, छोटे वाले को यंगेस्ट बोलते हैं। ओल्डेस्ट वर्ड का यूज नहीं किया जाता, वो बूढ़े के लिए किया जाता है, ठीक है। हाँ, ये इंग्लिश का कमाल है। देखो, इंग्लिश का यही कमाल है कि आप, हाँ, तो उसमें हम बता रहे हैं, तुम कहाँ का बोल रही हो। उसमें लिखा होता है हाउ ओल्ड आर यू। हाँ, वो ओल्डेस्ट तो उस चीज के लिए नहीं होता, वो ओल्डेस्ट चीजों के लिए होता है, थिंग्स के लिए होता है ना। ओल्डेस्ट का यूज करेंगे बुरा लग जाएगा, कब हम बोल के देखते हैं, कर लेना ट्राई, ठीक है। हाँ, छोटे को यंगेस्ट और बड़े को ये एल्डेस्ट, है ना, एल्डेस्ट। तो ये सभ्यता होती है इंग्लिश में भी। किसी से पूछ ले, कहा भाई ये कितने बूढ़े। वो पहले ही मालूम, उसके दिमाग खराब हो जाएगा, निकल लेते हैं तैसे। ये तो अब 2 जमाई दे हैं बेटा, है ना। उससे बोलो, भाई साहब, आप कितनी उम्र के हो गए ना, तो ठीक है, ये बता सकते हैं। या आप कहोगे, और भाई कितने जवान है अकॉर्डिंग टू एज, तो वो कहेगा, बताएगा वो, ठीक है। ये लगने का खेल है। चलिए अब देखें अर्ली एजुकेशन, है ना। ड्राइडन ड्राइडन was educated at Westminster School in London, which was renowned for its classical curriculum. He excelled in his study at and later attended Trinity College. समझ गए, ट्रिनिटी बहुत सुना है, बताया भी है। कैम्ब्रिज, where he earned his bachelor's of art degree in 1654। इनने अपनी बीए 1954 में करी, है ना, with the death of his father। अर्ली लिटरली इन्फ्लुएंस, स्टार्टिंग में क्या हुआ। अच्छा, इनने क्लासिकल कैरिकुलम को पढ़ा था, मतलब जो वो होते ना, पुराने जो राइटर्स थे उनको इनने पढ़ चुके हैं, तो मतलब
अब इनका नॉलेज आगे दिखेगा। फिर हम देखते हैं अर्ली लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस। ड्यूरिंग हिज यूथ, अपने जवानी के समय में, ड्राइडन immersed himself in the works of English and classical author। ठीक है, हमने बताया क्लासिकल ऑथर को पढ़ रहे थे। These early influence laid the foundation for his own literary career which spanned over 4 decades। उनका ये जो कैरियर है ये 4 decades तक चला। एंड cemented his place, और इनने अपनी जगह बनाई as one of the most prominent figure in English literature। ठीक, तो लगातार 4 दशक तक 1504 के बाद 16 का दशक, 17th का, 18th का, 19th का, पूरे टाइम तक ये उस समय में मतलब जमी रहे, लिटरेचर की दुनिया में बॉस रहे, है ना। ठीक, लिटरेरी कैरियर एंड अकॉम्प्लिशमेंट। फिर अर्ली वर्क्स, ड्राइडन बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज अ प्ले राइट। स्टार्टिंग में प्लेज लिखे, कॉमेडीज एंड हीरोइक ट्रेजेडीज, तीनों चीजें इन्हें लिखी। नाउ द रेस्टोरेशन पीरियड, ही बिकम prominent figure in restoration period with works like एनस मिराबिल्स। इनका एक मास्टरपीस एनस मिराबिल 1667 में पब्लिश हुआ, जिसने इनको फेमस बनाया। एंड मोस्ट आईएमपी जो अब हम तुम्हें बताने वाले हैं, और वो है एप्सलम एंड एक्टोफिल। मोस्ट 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 आईएमपी वर्क है ये, ध्यान रखना इस बात का। 1681 आरडीवीवी इंग्लिश लिटरेचर एमए के सिलेबस में ये शामिल है। इसका रीजन है ये एक एलेगरी है। हाँ, मतलब मैट वो है, क्या नाम इसका, एक रियल इंसिडेंट से ये प्रभावित है ये वर्क। मतलब जो चार्ल्स सेकंड थे ना, चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड के जो चार्ल्स सेकंड जो था और उसके जो बच्चे थे, उनने जो गद्दी के लिए जो झड़प हुई थी ना, यह जो संघर्ष था, उस कहानी को इसमें बताया। ध्यान रखना, चार्ल्स फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज नहीं होना। चार्ल्स फर्स्ट की कहानी हमने आपको बताई थी कि वो ठीक नहीं था। हम अच्छे वाले राजा की बात कर रहे हैं कि उनके बच्चों में भी विवाद हुआ था, समझे। चार्ल्स सेकंड के बच्चों में विवाद हुआ था गद्दी को लेके, तो ये उसकी कहानी है। ठीक, वो आप इसको पढ़ना समझ जाओगी। काम है कि भाई आप जब भी किसी राइटर को पढ़ो उसके सारे वर्क देख लो। हमने भी ये किया है। एमए में हमने जब हमने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा ना, उसके 80% वर्क हमने पढ़ नहीं पाए, देख लिए, सारी वीडियो सुन ली। 80% वर्क सिलेबस में नहीं थे, हमें पता है आज। आप किसी की भी कहानी सुन लो। क्यों? क्योंकि भाई हमको राइटर का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, हमारे दिमाग में पहले से इमेज बने कि भैया आगे का भी तो सोचना होता है। हम तो पेपर देंगे भाई, जो पेपर देंगे, जिस दिन आप वर्ग 1 का दोगी सारी चीजें रिपीट होंगी। अच्छा, काल पढ़े सो आज पढ़, आज पढ़े सो अब। नहीं, 16 विषय होते हैं। 16 मतलब सुनो, 16 में से चुन सकते हो, हालांकि जो जिससे आपका एमए होता है उसी को चुनते हो। एक ही चुनना होता है इंग्लिश। हाँ, हाँ, ये बात अलग है कि उसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें से जो एक को पेपर का कुछ हिस्सा होता है, थोड़ा बहुत मैथ्स सैथ्स भी आती है। मैथ्स कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए कहते हैं हमेशा एडल्ट सतत बने रहो। हाँ भाई, आपको नहीं नहीं नॉर्मल आती है, और इसलिए कहते हैं कि भाई हमेशा ना, कहते हैं ना, एकदम टक वाले माइंड होना चाहिए, तो ताकतवर बने रहना। टॉपिक, हाँ, ये सब कुछ सिलेबस होता है पूरा, ग्रामर होती है, ये होता है, लिटरेचर ज्यादा होता है।
अगर आपका लिटरेचर स्ट्रॉन्ग है ना तो दूसरे में आप फेल भी हो जाओ, आप इसमें ताकत बना लोगे। मतलब 100 में से आप 50 आप ले आओ, 50 तो चाहिए ही, आप पहले पेपर में पास हो गए, तो दूसरे में चाहिए आप मेरिट, दूसरे में तीर मारने पड़ा बढ़ो। सब विषय में नहीं हो तो उसमें मेरिट गिरती है, तुम कितने हो, कितने परसेंट बना वाले हो, कितने ताकतवर हो, ये कहानी होती। तो हम जितना बता रहे बस वो करते जाओ आंख बंद करके, और जो बीच बीच में जो बातें बता देते हैं ना उनको कैच करके रखते जाओ। ध्यान रखना, जो 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 इंसान सफलता पूर्वक जिस रास्ते से गुजरा है इससे बेटर आपको कोई बता नहीं सकता। इसलिए भगवान से दुआ करो कि भगवान नरसिंहपुर ही क्योंकि हमें भी परिवार से इस इन्वायरमेंट से जाना है, बाकी कोई न चाहे। ठीक है, चलिए अब देखें पॉइंट नंबर 3, पोएट लॉरिएट। तो हमने बोला था ये पोएट लॉरिएट बने थे इन 1668। ड्राइडन was appointed poet laureate, a position of held for 22 year, 22 साल के लिए। सही है, मतलब ना रे तो हो गई तो दूसरा बन जाएगा। और हाँ शायद ये डेथ ही हुई थी, नहीं वहां नहीं बदलता, हाँ तो एक होता, जब उससे अच्छा कोई आता है तो मतलब उस समय तो ये टिके रहे। कुछ भी हल गया ना, कौन के बाद थे वो, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद थे, उनके बाद थे, इनके बाद थोड़ी थे सेकंड, इनके बाद कोई और था। ठीक है तो ये पोएट लॉरिएट बने, पहली चीज। एक और बात बता रहे थे, हाँ इनकी एक बुक और है, एक वर्क और है जो बहुत आईएमपी है, वो है बैटल ऑफ बुक्स, किताबों की लड़ाई। 2-3 वर्क और है, याद आ रही है, हमें दिमाग में इमेज बनी, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देख रहे हैं क्रिटिकल वर्क। ही वॉज ऑल्सो रेनाउड लिटरेरी क्रिटिक्स, राइटिंग इन्फ्लुएंशियल essay on literature and drama. Fifth point, influence on English poetry. He contributed to English poetry include the development of heroic couplet and satire. याद रखना, हमने जब हीरोइक कपलेट पढ़ा था तो वहां एक बात बहुत अच्छे से देखी थी कि इन्होंने जब अपन ने हीरोइक कपलेट पढ़ा था तो 2 ही लोगों के वर्क थे। कौन कौन के थे? एक पोप था और एक ड्राइडन। अच्छा हालांकि ये इन दोनों चीजों के लिए बराबर जाने जाते हैं, लेकिन हमें इनका जो सटायर पसंद आया है, समाज पे सटायर करने के लिए इन्हें अच्छे अच्छे वर्क लिखे हैं। सटायर मतलब ये होता है व्यंग करना, कटाक्ष मारना, उसको बात कह भी दो और बुरी भी ना लगे। तो इंग्लैंड में उस समय जो मोनार्की में जो बहस चल रही थी ना, तो राजा के खिलाफ से लिख ना सकते, इनने अपना एक वर्क लिख दिया एब्सलम ने, पब्लिक समझ गई कि अंदर चल के आ रहा है। समझ गए? पब्लिक समझ गई, जिसको समझना होता है वो समझ जाता है, बाकी मूर्ख तो क्या का पता कहानी है, पढ़ लो यस करो। ठीक है, ऐसे जो बैटल ऑफ बुक्स है उसमें भी इनने ऐसा ही कुछ बताया है, मतलब इनके वर्क हैं। एक और वर्क हमें याद नहीं आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें 4 दोस्त ना नाव में सवारी करते हैं, उनमें ना बहस होती है ना, वो भी एमए में सिलेबस में है। ऐसे महान अच्छे अच्छे वर्क लिखे, बहुत शानदार वर्क है वो। लास्ट में बहस का मतलब ड्राइडन उसमें खुद भी इंक्लूड होता है किसी दूसरे नाम से, 4 लोग नाव में सफर करते हैं और उनकी बहस चलती है अच्छी खासी, बहुत शानदार पॉइंट है। और वो पहली बार जो लोग पढ़ते हैं मजा नहीं आता है, लेकिन ध्यान से सुनते हैं तो कितनी महान बात बोली गई है। चलिए अब देखें हम आगे ड्राइडेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो मास्टर ऑफ वर्स
वर्स मतलब होता है जो पोएटिक स्टाइल होता है ना, उसको वर्स बोलते हैं। तो ड्राइडन वाज अ पायोनियर ऑफ heroic couplet, a rhythm and the rhyming pattern that shaped English poetry for centuries. कई शताब्दियों के लिए इनने एक अलग ही फॉर्मेट बनाया है ना उसका, द सेपर ऑफ रेस्टोरेशन लिटरेचर। जो रेस्टोरेशन का जो लिटरेचर था उसको एक शेप देने का काम किया इनने, समझ रहे, एक आकार। मतलब रेस्टोरेशन का लिटरेचर को जो आकार दिया वो इनके द्वारा दिया गया था कि लिटरेचर कैसा होगा। मतलब ऐसा ऑफिशियल नहीं दिया था, इनने जैसे वर्क लिखे थे ना तो लोगों ने फॉलो किया था, समझ गए। मान लो हम एक सांचा बना दें, हम कहें नहीं ऐसा ही हो है, तो तुम लोग भी क्या, हाँ सर ने कही थी ऐसा ही हो है, सही है, इस बंदे ने लीड किया है और वो कैपेबल था तो सही है, समझ गए। Dryden's work reflecting the social and the political change of the restoration period defined a new literary era. इनके वर्क्स ने समाज और राजनीति में चेंज लाए। हमने बताया जैसे जिनने वो लिखा था एप्सिलॉन एंड अकिटोफेल में पब्लिक के बारे में भी था, पब्लिक का ओपिनियन भी मांगा गया था। तो कई मतलब पब्लिक उस समय राजा के बारे में क्या सोचती थी, तो फाइनली पब्लिक एक बात मानती है, नहीं यार राजा सही है, तो देखो राजा की गद्दी बच गई, है ना। तो भाई लोग, किताबें लोगों को प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, है ना। इसलिए तो न्यूज़पेपर्स या जो आजकल सोशल मीडिया पे ना पोस्टर्स बनते हैं, चलते हैं चुनाव के पहले, है ना, हाथ का बटन दबा ठीक है ना, या कमल दबा, ये सब बताए जाते हैं कि भाई ठीक है। फिर वर्क्स ऑफ जॉन ड्राइडन, प्रोलिफिक राइटर, ही कंट्रीब्यूट स्पेंड genres including poetry, drama, satire and literary criticism. लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका। सॉलिडिफाई हिज प्लेस एज अ मेजर लिटरेरी फिगर। सॉलिडिफाई करना मतलब मजबूती देना, है ना, किसी भी चीज को मजबूती दे देना, है ना। बनाना तो ठीक है, बनाना कोई भी चला जाएगा, मजबूत करके जाना, मजबूत कर गए कि अब कोई इसको हिलाएगा नहीं, हिला नहीं सकता, मैं जो नींव बना के जा रहा हूँ लिटरेचर की, तो हुआ ऐसा। फिर ड्राइडेंस पोएटिक स्टाइल एंड जॉनरा, सबसे पहला शानदार जो कि हम पढ़ चुके हैं, हीरोइक कपलेट। ड्राइडन मास्टरपीस द हीरोइक कपलेट रिदमिक पेयर्स ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर लाइंस, है ना। आइएम्बिक पेंटामीटर बता दिया, 5 फीट 1 लाइन, दैट मीन्स आइएम्बिक, और है ना। फिर यूज्ड इन हिज एपिक पोएम एंड सटारिकल वर्क्स ना। देखो एक बार एक बात समझ में आ रही है कि भैया इस चीज के मास्टर थे सटायर मारने में, मतलब कोई से कछु बात कहने हैं, घुमा के ऐसी देंगे कि भैया को बुरी भी न लगे और हंस दे, एक और कहेगा बंदा, समझ गए। देखो लैंड ओनर का बच्चा था, अच्छी खासी धाक थी, समाज से कनेक्ट रहा वो, और उसके पिताजी जस्टिस को सपोर्ट करते थे, मतलब न्याय भी करते थे। ऐसे नहीं रहे बड़े बड़े जमींदार, गरीब लोग जाते हैं माई बाप हमरो जा से झगड़ो चल रहा कछु कर दो, तो यहाँ न्याय कर, डैड सुनते होंगे, पता चलता है कि न्याय कैसे किया जाता है ना। सामने जब पूरा वो चल रहा है ना, जज बैठा है, कुछ तो सीखोगे आप, 24 घंटे आप जज के साथ में रहो, 2 साल आई, न्याय करना सीख जाओगे। अच्छा तर्क पता चल जाएंगे कि बातों के जवाब क्या होते हैं, जैसे हम तुम्हें बताते हैं कुछ बातों के जवाब, लोग क्या कहते हैं उनका जवाब अपने को कैसे देना है है नहीं। जब आप ऐसे जज के बाजू में आपको बैठने मिल जाए ना, आधे जज बन जाते हो आप। अच्छा जो लोग नए नए जज पास करते हैं ना, उनको डायरेक्ट जज नहीं बनाया जाता, तो 5 एक साल उनको असिस्टेंट रखा जाता है। जज के बाजू में बैठे बैठे वो लोग ये सीखते हैं, सुनो तुम क्या क्या चल रहा है पूरा, वो बंदा जवाब कैसे दे रहा, ऐसे ही थोड़े तुम मुंह उठा के जज बन जाओगे। बेटा किताबी ज्ञान है, पुस्तकी ज्ञान है, व्यवहारिक नहीं।
व्यवहार में आने के लिए गद्दी पे बैठ जाओगे, जरा सी गलती हो गई ना, लोगों का खेल हो जाएगा। और ये सही भी है, आपसे अन्याय नहीं होना चाहिए। भगवान के पद पे बैठे हो, भगवान कहलाता है जज। दो ही लोग भगवान कहलाते हैं, नहीं, तीन ही लोग भगवान कहलाते हैं इस समय: शिक्षक, डॉक्टर, जज। और इनसे भी ऊपर सबसे बड़ा भगवान, मदर एंड फादर। वो सर्वे सर्वा है। ये इसके बाद तीन ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक है, वो परम पिता है, परम परमात्मा है वो। ठीक है, तो ये है। चलो आगे बढ़े। फिर हम बात करें हीरो कपलेट के बाद सटायर की। ड्राइडन यूटिलाइज्ड सटायर टू क्रिटिसाइज सोशल एंड पॉलिटिकल इशू। इनने पॉलिटिकल इश्यूज में सटायर मारी। हमने जो बताया एब्सोलम इलेक्ट्रोफेल, दिस इज द मास्टरपीस ऑफ पॉलिटिकल सटायर। एब्सोलम एंड अकीटोफेल। रुको, देख लो, स्पेलिंग गलत ना हो। एब्सोलम, हाँ हमें भी स्पेलिंग में तलका जरा सा कंफ्यूजन था। ठीक है, बाकी अकीटोफेल सही है। एब्सोलम, एब्सोलम। एक बात हमें बड़ी खुशी होती है, मगर देखना तुम लोग जरूर निकाल लोगे पेपर। पता है क्यों? क्योंकि हमने तो एमई में पहली बार सुने थे जी, लोग तो 4-5 साल पहले से सुन रहे हैं। हम सही बता रहे हैं सिपाही, हमने पहली बार सुने थे तब ही। और हम तुम्हें आज ही से इनका महत्व बता दिए, हमें तो उस समय भी कोई ने महत्व नहीं बताया। सच बता रहे, भगवान भरोसे जो एमई की जाती है ना, खुद मुड़ मार मार के। अच्छा, तुम्हें एक और बात बता दें, अगर आप खुश होते हो ना, यार ये मोबाइल, मतलब हमारे पास मोबाइल नहीं है, ये है वो है, तो हमने जो अपनी आधी एमई ना जियो के डमी से की है, इसमें व्हाट्सएप तक नहीं चलता था। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद। हाँ, वही कहलाता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक। Dryden utilized satire to criticize social and the political issue, often with sharp wit, है ना, अक्सर वो शार्प विट एंड बाइटिंग आयरनी। शार्प विट मतलब होता है इंटेलिजेंसी, ज्ञान, और बाइटिंग मतलब होता है काटना, आयरनी। मतलब ये लोगों को ना बहुत शानदार तरीके से उनकी बातों को काटते थे, एकदम कहते ना सटीक पॉइंट पे सटीक बात करना, बंदे की बुद्धि खराब हो जाए, ऐसा मुंह रह जाए, एक शब्द ना निकले। ठीक। चैलेंजिंग नॉर्म्स, उस समय की जो टर्म जो होती थी ना, समाज में जो व्यवस्थाएं व्याप्त थी, उनको चैलेंज करते थे। एक्सपोजिंग हाइपोक्रेसी इन हिज एरा। हाइपोक्रेसी मतलब होता है उस समय की जो कुरीतियां होती हैं, है ना, उनको, जो रूढ़िवादिता होती है ना, उनको इनने चैलेंज किया। ये सब बकवास है, नई दुनिया में जी रहे, नए बन के रहो। फिर लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री मतलब क्या होती है, जिनको हम गा सकते हैं गाने में, गिटार के साथ गा लो, इंग्लिश गाने सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ। ठीक है, जैसे अपन तुलसीदास की रचना है उनको गा सकते हैं, है ना, और हनुमान चालीसा है, देखो गा सकते हैं ना, वो तो अच्छा ही गाना है, मतलब अच्छा ही लगता है। ठीक है, तो ये गाने की चीजें हैं, ऐसी वहां पे भी चलती हैं। ही वॉज ऑल्सो लिरिक पोएट्री, सर रोट लिरिक पोएट्री, लिरिक पोएट्री भी लिखी, मतलब गाने से शौकीन भी थे। कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स म्यूजिकल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, ये भी क्वालिटी थी बंदे में। हिज lyrical works explode theme of love, loss and the human condition। तीनों थीम्स पे लिखा, लव पे, लॉस पे और ह्यूमन कंडीशन पे, मतलब बंदा इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग था। फिर ड्रामेटिक वर्स की बात करें, ड्राइडन
पेंड ड्रामेटिक वर्स। ठीक है, ड्रामेटिक वर्स समझते हो, ऐसे ड्रामा जिनको पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता है ना, ऐसे ड्रामा जिनमें जो एक्ट होता है ना, लाइनें पोएट्री में बोली जाती हैं, जैसे अपने यहाँ नाटक होते थे, देखे हैं नहीं हम, हाँ रामलीला जो होती, उसमें जो जो वो होते थे ना, अ, जिस भी कैरेक्टर का बात होती थी वो गा के ही बोलता था, समझे, गा के बोलता था, ठीक है, गा के ही बोलता था, चाहे सीता हो चाहे रावण हो चाहे सब गा के बोलते थे, और एकदम बॉडी एक्सप्रेशन के साथ साथ हिल डुल के, ठीक, ये सिस्टम। नहीं, भजन में एक्टिंग का, हाँ हाँ, मतलब लेकिन नॉट एक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो ड्रामेटिक वर्स, adopting classical themes to the restoration stage, blending poetry and drama for heighten इमोशनल इम्पैक्ट, है ना, तो इनने क्या किया, जो रेस्टोरेशन स्टेज उसमें पोएट्री का ब्लेंड किया, ब्लेंड मतलब होता है मिलाना, मतलब ड्रामा और पोएट्री को सबको मिला दिया, और इमोशनल जो जिससे उसका जो प्रभाव था ना, इमोशनल इम्पैक्ट बहुत हाई हो जाता था, हाईएस्ट, हाइटेंड, है ना, यस। ड्राइडेंस प्ले एंड ड्रामेटिक वर्क, अब ड्राइडन की प्ले क्या है, तो देखो, जॉन ड्राइडन was wrote both comedy and tragedies throughout his career. Some of his most famous work include in the Consequences of Grandpa and All for Love. ये भी उनका एक वर्क था, All for Love भी पढ़ चुके हैं। Retelling of Shakespeare's Antony and Cleopatra. एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का रिटेलिंग है ये, मतलब उसी कहानी का, जैसे ये विलियम शेक्सपियर का एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, तो उसका जो लास्ट इंसिडेंट होता है ना, थोड़ा सा लास्ट का पहले का, मतलब लास्ट का ही, उसको इनने ऑल फॉर लव बना दिया, ठीक। फिर देखें, ड्राइडेंस प्लेज वर ऑफन पॉलिटिकल इन नेचर एंड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड कल्चरल चेंज ऑफ द रेस्टोरेशन एरा, ठीक, ये उस समय के चेंज लाने के लिए ये चीजें की गई। फिर हम देखें ड्रामेटिक वर्क, ड्राइडन dramatics works were also characterized by their use of satire and wit. He explored theme of love, honor, ambition of his play. His characters were often complex and morally ambiguous. His dramatic works were very influenced on later English playwrights. इनके वर्क्स ने आगे आने वाले राइटर्स को भी प्रभावित किया। फिर देखें ड्राइडेंस इन्फ्लुएंस ऑन रेस्टोरेशन लिटरेचर, स्टाइल एंड लैंग्वेज की बात करें तो ड्राइडन इनोवेटिव स्टाइल एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, है ना, इनका स्टाइल इनोवेटिव था, हीरोइक कपलेट का यूज करते थे, देख चुके हैं, है ना, क्रिटिकल ऐसे, क्रिटिकल हिज क्रिटिकल ऐसे ऑन पोएट्री ड्रामा लिटरेरी थ्योरी शेप्ड द लिटरेरी लैंडस्केप, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे भी इनने काफी सारा काम किया। फिर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस व्यू, तो देखो पॉलिटिकल व्यू की अगर हम बात करें तो इनने दो लोगों के साथ पॉलिटिकल जो अपना जो है ना पोएट लॉरिएटशिप शेयर की, चार्ल्स फर्स्ट सेकंड के टाइम पे भी रहे और जेम्स सेकंड के टाइम पे, दो राजाओं के साथ रहे। फिर इनका रिलीजियस बिलीफ क्या था, तो ये देखो ड्राइडन वाज इनिशियली अ कैथोलिक, ये क्या कैथोलिक, बट कन्वर्टेड टू प्रोटेस्टेंट आफ्टर हिज ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688, के बाद प्रोटेस्टेंट बन गए। आ रही बात समझ में, वक्त देख के हवा का रुख बदल लेना चाहिए, नहीं हवा का रुख देख के अपनी दिशा बदल लेनी चाहिए, अगर धोखे से आप कैथोलिक ही रहे बेटा काट दिए जाओगे। धर्म परिवर्तन इज द बेस्ट वे ऑफ, ठीक है, क्योंकि वहां कैथोलिक्स को जीने का मौका
नहीं दिया जा रहा था अच्छे से। फिर लिटरेरी एक्सप्रेशन, तो देख चुके हैं कि ये अपने उस टाइम के महान लोगों में से एक थे। इनिशियल फिगर, ड्राइडेंस ड्राइडन रिमेन अ इनकी प्रसिद्धि और प्रभाव को देख लें। तो पोएट्री और ड्रामा दोनों में ही इनने अच्छा काम किया है ना। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज की क्वालिटी सुन लो, क्लैरिटी, प्रेसिजन एंड म्यूजिकलिटी, लैंग्वेज का स्टाइल है ना। क्लैरिटी जानते ही हो, हाँ ठीक है। प्रीसियस प्रीसिएशन मतलब उसकी कीमत, म्यूजिकलिटी मतलब होता है, जानते हो। फिर लिटरेरी इनोवेशन, इनने इनोवेशन किस चीज का किया है ना, तो उसको हम देखें तो इनने हीरोइक कपलेट का शानदार यूज किया और सटायर का। फिर बात करें एंड्यूरिंग रेलेवेंस, कभी ना खत्म होने वाली संबद्धता, तो ड्राइडन के जो वर्क थे वो पढ़े जाते हैं और आज भी इंजॉय किए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अ, उस समय के कल्चर को बताने में इनका इम्पोर्टेंट रोल है कि उस समय समाज कैसा हुआ करता था, कल्चर क्या था। और लास्ट है कंक्लूजन, ड्राइडेंस लास्टिंग सिग्निफिकेंस, और अंततः ड्राइडन की जो सिग्निफिकेंस है वो देखें। जॉन ड्राइडन रिमेन्स अ pivotal figure in English literary history. His contribution to poetry, drama, criticism continue to inspire and inform writers and reader centuries later. इनने जो किया तो कई शताब्दियों तक इनकी वर्क की वजह से और इनकी मेहनत की वजह से लोग इन्हें याद करते रहेंगे। तो ये हमारे जॉन ड्राइडन थे। खास खास बातें अपन समझ गए हैं और कुछ नहीं बचा। एक चीज फिर भी हमें अभी कम रही है, इनके वर्क्स को आप होमवर्क में लिख के लाओगे पूरे, है ना। इनके वर्क्स इंपॉर्टेंट है, तो कुछ वर्क्स कम रह गए, हमें लगा है ऐसा। तो होमवर्क में ये स्लाइड हम आज ही करेंगे अपलोड, ठीक। और वर्क्स को लिख लाना, इसको खत्म।